हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का नाम है शीत युद्ध का दौर। जो शीत युद्ध का दौर है वो 1945 से 1991 तक चला था। ये दो महाशक्तियों के बीच में हुआ था, सोवियत संघ और अमेरिका। शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें रक्त रंजित युद्ध ना होकर विचारधाराओं की लड़ाई होती है। युद्ध की पूरी स्थिति बनी रहती है परंतु युद्ध नहीं होता। ऐसी ही स्थिति 1945 से 1991 तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उत्पन्न हुई। जो शीत ये विचारधाराओं की लड़ाई भी थी। ये विचारधाराओं की लड़ाई कैसी थी? अमेरिका में तो पूंजीवादी विचारधारा को माना जाता था और सोवियत संघ को साम्यवादी विचारधाराओं को सर्वश्रेष्ठ माना कर जाता था। इसी कारण ये दोनों आपस में विचारधाराओं की होड़ को लेकर संघर्ष करते रहते थे। इसी को शीत युद्ध कहा जाता है। ये दोनों चाहते थे कि हमारी विचारधाराओं को पूरे विश्व में अपनाया जाए। अवरोध अवरोध क्या होता है? इसके अंतर्गत ऐसी स्थिति होती है जिसमें दोनों देश आपस में युद्ध करने का खतरा नहीं लेते, क्योंकि दोनों देश अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं और युद्ध के पश्चात होने वाली हानि नहीं उठाना चाहते। इसी कारण शीत युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में नहीं बदला। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर का पूछा जा सकता है पेपर में, या 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है कि अवरोध किसे कहते हैं। अवरोध उसे कहते हैं जब दो देश ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और आपस में युद्ध करने का खतरा नहीं मोल लेना चाहते। इसी को अवरोध कहा जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में क्यों नहीं बदला? ये अवरोध के कारण तृतीय विश्व युद्ध में नहीं बदला क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही अत्यधिक शक्तिशाली थे और परमाणु संपन्न थे। अगर इन दोनों के मध्य युद्ध हो जाता तो दोनों को अत्यधिक हानि पहुंचानी पड़ती और पूरा विश्व खून से भर जाता। इसी कारण दोनों में विश्व युद्ध नहीं हुआ। दो ध्रुवीय विश्व किसे कहा जाता है? ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। वह स्थिति जिसमें विश्व में शक्ति के दो केंद्र हों तो वह दो ध्रुवीय कहलाती है, अर्थात ऐसी विश्व को दो ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। शीत युद्ध के दौरान एक ऐसा समय था जब विश्व में दो महाशक्ति थीं, पहला सोवियत संघ तथा दूसरा अमेरिका। इस समय को ही दो ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। पूरे विश्व में 1945 से 1991 तक दो महाशक्तियां थी, सोवियत संघ और अमेरिका, और पूरा विश्व दो खेमों में बंटता जा रहा था, तो इसी को दो ध्रुवीय विश्व कहा गया। अब महाशक्तियां, छोटे देश और सैन्य संगठन। जो महाशक्तियां हुआ करती थी वो छोटे देशों के साथ सैन्य संगठन क्यों बनाया करती थी, इसका कारण देख लेते हैं। शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्ति ने अपने साथ अन्य देशों को शामिल किया तथा अपने अपने सैन्य संधि संगठन बनाए। अमेरिका ने 3 बनाए थे, नाटो, सीटो और सेंटो। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, सीटो की स्थापना 1954 में हुई थी और सेंटो की स्थापना 1955 में हुई थी। और अब हम देख लेते हैं कि नाटो, सीटो और सेंटो की फुल फॉर्म और इनको किस उद्देश्य से बनाया गया था। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको डेट भी याद करनी है और इनके उद्देश्य भी और फुल फॉर्म भी याद करनी है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आपके पेपर में काफ़ी हेल्पफुल होंगे और आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे। तो नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी और इसका उद्देश्य था एक दूसरे की मदद करेंगे, सभी सदस्य मिलजुल कर रहेंगे, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट उद्देश्य था कि अगर एक देश पर हमला होगा तो सभी देश अपने ऊपर हमला मानकर उसका मुकाबला करेंगे। मतलब कि अगर नाटो में सम्मिलित कोई देश है और विरोधी खेमे वाले देश ने उस पर हमला कर दिया तो नाटो में सभी सम्मिलित देश अपने ऊपर हमला मानकर विरोधी का मुकाबला करेंगे। और सीटो की फुल फॉर्म होती है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। इसका उद्देश्य था साम्यवादियों की विचारवादी नीति से दक्षिण पूर्वी एशिया की रक्षा करना। जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं उनकी रक्षा करना साम्यवादियों से, कि यहाँ पे साम्यवादी विचारधारा को ना आने देना। और जो तीसरा इनका सैन्य संगठन था वो था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। इसका उद्देश्य था सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना और साम्यवाद के प्रभाव को कम करना। ये 3 सैन्य संधि संगठन बनाए गए थे अमेरिका के द्वारा, और सोवियत संघ ने भी एक बनाया था, वार्सा पैक्ट। हिंदी में इसे वार्सा संधि कहा जाता है। ये 1955 में बनाया गया था
और इसका प्रमुख उद्देश्य था नाटो में सम्मिलित सभी देशों का मुकाबला करना। मतलब कि जो देश नाटो में सम्मिलित है वो अमेरिकी खेमे में है तो उसका मुकाबला करना, ये वार्सा पैक्ट का उद्देश्य था। और अब हम देख लेते हैं कि शीत युद्ध के दायरे क्या थे। शीत युद्ध से दायरे से हमारा अभिप्राय है कि शीत युद्ध के दौरान जो भी घटनाएं घटी दोनों महाशक्तियों और इनके सहयोगी देशों के बीच में, तो उसे शीत युद्ध का दायरा कहा जाता है। इसका पहला है क्यूबा मिसाइल संकट। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने और दोस्तों को शेयर करना कि लॉकडाउन में वो कहीं कोचिंग नहीं जा पाते होंगे तो हमारी वीडियो देख के नॉलेज लेंगे। क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा अमेरिका के तट पर बसा एक साम्यवादी देश है, परंतु इसका झुकाव सोवियत संघ की तरफ है। जो क्यूबा है वो अमेरिका का पड़ोसी देश है, परंतु जो इसकी दोस्ती है वो सोवियत संघ से है। सोवियत संघ इसे कूटनीति और आर्थिक सहायता प्रदान करता है। कूटनीति मतलब राजनीति सहायता, आर्थिक मतलब पैसे से लेन देन। सोवियत संघ ने 1962 में, क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुई थी, यह आपको डेट याद रखना है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। सोवियत संघ ने 1962 में अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी, जिससे कि अमेरिका सीधे नज़दीक ठिकाने पर आ गया। अब सोवियत संघ अमेरिका को अत्यधिक नुकसान पहुंचा जा सकता था। अमेरिका को अत्यधिक नुकसान कैसे पहुंचा सकता था? क्योंकि सोवियत संघ अमेरिका से काफ़ी दूर है। अगर वो सोवियत संघ से हमला करता अमेरिका पे तो ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन जब क्यूबा पे अपनी मिसाइलें तैनात कर दी और क्यूबा से अगर हमला करेगा अमेरिका पर तो उसके अत्यधिक क्षेत्र पर नुकसान पहुंचा सकता है, अत्यधिक हानि उठानी पड़ेगी अमेरिका को। यही सब देखते हुए सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थी और इसकी खबर अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चली। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे, ये आपको नाम याद रखना है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे और सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव थे। वह कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिससे अमेरिका को नुकसान का सामना करना पड़े। अमेरिका के राष्ट्रपति कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिससे कि अमेरिका को नुकसान का सामना करना पड़े। यह सब घटना देखते हुए अमेरिका ने अपनी जंगी बेड़ों को आगे कर दिया। ऐसा करके वो अपनी गंभीरता दिखाना चाहता था तथा पहली बार सोवियत संघ और अमेरिका आमने सामने हो गए। क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान ही सोवियत संघ और अमेरिका प्रथम बार आमने सामने आए थे। यह सब घटना देखते हुए दुनिया को भय होने लगा कि अब युद्ध होकर रहेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसको शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है क्योंकि दोनों महाशक्ति पहली बार आमने सामने आई। ऐसा लगा कि युद्ध होगा, परंतु युद्ध नहीं हुआ। तो ये क्यूबा मिसाइल संकट था, ये आपको याद रखना है। इसका डेट और अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम और सोवियत संघ के राष्ट्रपति का नाम, ये 1962 में घटना घटी थी। और इसका दूसरा दायरा है बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की घेराबंदी शुरू कर दी थी ताकि वह संपूर्ण बर्लिन को अपने नियंत्रण में रख सके और अन्य देशों के प्रभाव से इसे बचा सके। इसे ही बर्लिन की नाकेबंदी कहा गया। जो सोवियत संघ था वो 1948 में बर्लिन की घेराबंदी शुरू कर दी थी ताकि वो संपूर्ण बर्लिन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सके और अपने मनपसंद विचारधारा को वहाँ पे लागू कर सके। और तीसरा है इसमें कोरिया संकट। 1950 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। एक तरफ उत्तर कोरिया का समर्थन सोवियत संघ कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया का समर्थन अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था। इस तरह सोवियत संघ और अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से युद्ध कर रहे थे। अब प्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है आमने सामने ना आकर पीछे से युद्ध करना। ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को सपोर्ट कर रहे थे दोनों और अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध कर रहे थे। वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप। 1954 के आसपास उत्तर वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य युद्ध हो गया। उत्तरी वियतनाम को सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था तथा दक्षिण वियतनाम को अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। इसे ही वियतनाम संकट कहा गया। जो 1954 से 1975 तक वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप रहा। उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम में युद्ध प्रारंभ हो गया। उत्तरी वियतनाम का समर्थन सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था और दक्षिणी वियतनाम का समर्थन अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था।
इसी इसी तरह दोनों एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1956 में सोवियत संघ के द्वारा हंगरी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर दिया गया, जिससे कारण अमेरिका के साथ इसके संबंध खराब हो गए। यह हमारा शीत युद्ध का दायरा था। बर्लिन की नाकेबंदी, ये हमारा शीत युद्ध का दायरा था। क्यूबा मिसाइल संकट, ये 6 नंबर का शीत युद्ध के दायरे पूछा जा सकता है। या एक अकेला क्वेश्चन क्यूबा मिसाइल संकट भी पूछा जा सकता है 6 नंबर का। तो शीत युद्ध के दायरे में आ जाएगा क्यूबा मिसाइल संकट, बर्लिन की नाकेबंदी, कोरिया संकट, वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप, हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। अब महाशक्तियां परमाणु संधियां। जो महाशक्तियां थी, इनको क्या जरूरत थी परमाणु संधियां करने की एक दूसरे से? इसका कारण था कि दोनों महाशक्तियां का सैन्य खर्चा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों का उत्पादन किए जा रहे थे। इस कारण दोनों महाशक्तियों ने निर्णय किया कि वे आपस में समझौता करेंगे और हथियार के उत्पादन पर रोक लगाएंगे। तो इन्होंने प्रमुख 3 परमाणु संधियां की। पहला सोल्ट, परमाणु अस्त्र परिसीमन वार्ताएं। दूसरा एलटीबीटी, सीमित परमाणु परीक्षण। तीसरा एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि। ये कब की गई और इसके अंतर्गत क्या क्या बात कही गई थी वो देख लेते हैं। सोल्ट, इसके परमाणु अस्त्र परिसीमन वार्ताएं, ये आपको इनके फुल फॉर्म भी याद रखने हैं, 1 नंबर का पूछा जा सकता है। तो इसके अंतर्गत सोवियत संघ और अमेरिका ने हथियारों के उत्पादन पर रोक लगाने का प्रयास किया। उन्होंने कुछ विशेष परमाणु हथियारों को लेकर समझौता किया और उन्होंने यह निर्णय किया कि या तो इनके उत्पादन पर रोक लगा दी जाए या सीमित मात्रा में इन परमाणु बमों का उत्पादन किया जाए। इसका मतलब है कि सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य एक संधि की गई थी जिसका नाम था अस्त्र परिसीमन वार्ताएं। उन्होंने इसके अंतर्गत ये समझौता किया था कि जो खतरनाक परमाणु हथियार हैं उनके उत्पादन पर रोक लगा दी जाए या सीमित मात्रा में इनका उत्पादन किया जाए। और दूसरा था एलटीबीटी। इसके अंतर्गत बाहरी वायुमंडल, अंतरिक्ष और पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था एलटीबीटी के द्वारा। इस पर अमेरिका, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ ने 5 अगस्त 1963 में मॉस्को में हस्ताक्षर किए। ये 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी है। आपको ये भी याद रखना है कि जो 5 अगस्त 1963 को एलटीबीटी में मॉस्को में हस्ताक्षर किए गए थे एलटीबीटी संधि पर 5 अगस्त 1963 को, और यह 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी है। यह आपको दोनों डेट याद रखनी है, 1 नंबर का पूछा जा सकता है पेपर में। और तीसरा है एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि के अनुसार केवल उन देशों को परमाणु संपन्न देश माना जाएगा जो 1 जनवरी 1963 से पहले परमाणु हथियार का विस्फोट कर चुके हैं। इसके अंतर्गत ये बात ये कही गई थी एनपीटी के द्वारा कि केवल उन्हीं देशों को परमाणु संपन्न देश माना जाएगा जो 1 जनवरी 1963 से पहले परमाणु हथियार का विस्फोट कर चुके हैं। इन देशों के अलावा किसी अन्य देशों को परमाणु हथियार परीक्षण पर रोक लगा दी गई थी। परमाणु अप्रसार संधि पर 1968 में वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए और यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी है। यह आपको इनके डेट भी याद करने हैं। 1968 में वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए थे परमाणु प्रसार संधि पर, और 5 मार्च 1970 से प्रभावी है। यह हमारी अगली वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये शीत युद्ध की हमने आज चैप्टर 1 शीत युद्ध पढ़ा। इसमें अवरोध, 2 ध्रुवीय विश्व, परमाणु संधियां और शीत युद्ध के दायरे देखे। परमाणु संधियां भी पढ़ा हमने अभी, और अगली वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।